नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। आप सब लोगों का स्वागत है। 4 बजे शाम को हम हर हफ्ते मिल रहे हैं कि 2 महीने से ये हमारा 9th वेबिनार है ऑन मेंटल हेल्थ। एंड ये मेंटल हेल्थ कॉग्निजेंस फोरम जो बना उसमें बहुत सारे लोगों का साथ है और ये हमने शुरुआत करी है इसीलिए कि जो भी मुद्दे हैं मेंटल हेल्थ से लेकर उन सब पर बहुत ही खुल के चर्चा हो पाए। तो आज का जो विषय है बी काइंड टू माइंड सीरीज के अंदर वो है कि किस तरह से जो महिलाएं डिवोर्स दे रही होती हैं या डिसाइड करती हैं इतने बड़े स्टेप को लेने के लिए, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसे रहती है और वो क्या ऐसा कर सकती हैं कि जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर इम्प्रूवमेंट रहे, वो अपने आप को स्टेबल रख पाए और ये भी देख पाए कि किस तरह से वो अपने परिवार को, बिकॉज परिवार और समाज तो हमेशा एक महिला के साथ जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो शादी है करी है उसने, नहीं करी है या उसने डिवोर्स दिया है, महिला के साथ पूरा समाज किसी ना किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं टांके रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से वो हमेशा महिला के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। तो इसी विषय में आज हमारे पास 2 पैनलिस्ट हैं और हमारे पैनलिस्ट हैं सोनल जोशी और डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। इतने में चाहूंगी सोनल आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप बहुत सारी चीजें करती हैं, आप लॉयर भी हैं, राइटर भी हैं और विमेन इश्यूज को भी लेती हैं, तो हमारे को अपने बारे में बताइए और आप क्या काम करती हैं। बेसिकली छवि जी, बहुत अच्छा लगा जब मुझे आपसे बात करके, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल है कि भाई हम लोग बार बार बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं। मैं पिछले 20 साल से वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। समाज में जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स है या फिर बच्चियां हैं, बच्चों के लिए भी मैं काम करती हूँ। अच्छे से जीना लोग भूल गए हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होती है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो मेंटली हम लोगों को कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, हम उस हिसाब से जीते हैं। चाहे कई बार अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से जब किसी की डेथ हो जाती, किसी की बीवी एक्सपायर हो जाती, तो देखोगे कोई मेड से चला ले, लेकिन जब तक हम रहते तब हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो मेरा ज्यादातर काम ये है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। जो भी औरतें, खास करके जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए मैं ज्यादातर काम करने का पसंद करती हूँ, बिकॉज वो लोगों की लाइफ एकदम लॉकडाउन की तरह ही है। वो पहले से ही क्वारंटाइन ही है, उनके लिए क्वारंटाइन कोई नई बात नहीं है, बिकॉज वो सालों से क्वारंटाइन है। चाहे हमें इतना लॉकडाउन हुआ तो ये लॉकडाउन किसको इफेक्ट कर रहा है? जिसको इफेक्ट कर रहा है जो कभी गए। मैं काफी महिलाओं को जानती हूँ कि जो शायद 2-2 साल तक हो गए जो घर से बाहर भी नहीं निकली होगी। तो ऐसी लेडी को भी मैं जानती हूँ, बिकॉज मैं 5,000 से ज्यादा वुमेन्स को मैं अब तक हेल्प कर चुकी हूँ। इट्स लाइक काउंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मैं खुद एक लेडी हूँ और मैं इस चीज को बहुत ही डिग्निटी के साथ देखती हूँ कि मेरे पास मेरी भी जितनी भी सिस्टर्स हो उन सबको मैं हेल्प करूँ और सबको। तो मेरा ज्यादातर मोटिव ये रहा। मैं बकायदा लॉयर भी हूँ, तो लॉयर के हिसाब से सबको न्याय दिलाने की कोशिश करती हूँ। और जितने भी ज्यादा केस होंगे जिनके सजेस्ट में, मतलब बड़े बड़े साधुओं के खिलाफ हो या फिर पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, वैसे केसेस मेरे पास आते हैं ज्यादातर। और मैं बड़े शिद्दत से, ईमानदारी पूर्वक उस लड़कियों को न्याय दिलाने की कोशिश करती हूँ कि उस लड़कियों को जितना न्याय मिल सके मेरे ओर से, और वो प्रयत्न करती हूँ। कई बार हमले भी हुए हैं मेरे पर, मुझे मरवाने की भी कोशिश की है, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके पास आपकी जब नियत मुरादा, जब आपकी नियत ठीक होती है तो फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही है कि डट के सामना करती हूँ। वही एक एक्सपेक्टेशन मेरी लेडीज के पास वही होती है कि आप खुश होके जियो, वही सबसे बड़ी मेरी फीस भी वही होती है कि अगर आप खुश हो तो मैं सबसे ज्यादा खुश, मेरे से ज्यादा कोई नहीं होगा। शायद आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे। आप खुश रहो, जो भी परिस्थिति है उसमें जीने का सीखो। मतलब हम लोग फ्यूचर को देख के जीते हैं कि हमें फ्यूचर में ये चाहिए वो चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, अगर एक्सपेक्टेशन हम कम रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जी छवि जी, बहुत अच्छे से आपने अपने बारे में बताया। तो आज और बहुत मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाई, बिकॉज बहुत सारी अभी भी मेरे को ये लगता है कि बहुत कम औरतें हैं जो औरतों को सपोर्ट करती हैं। ये बहुत अगर डेफिनेटली मेरे जितने भी, जस्ट बिकॉज मैं लॉयर भी हूँ, तो लोग देखते हैं कि शायद एक ही आरोपी जो पति होता है वही होता है, बाद में तो जितनी भी होती है वो औरतें ही होती है एक्यूज में। तो दूसरे जो, तभी लगता है, बुरा लगता है कि जो सास होगी वही वैसे पूछेगी
कि तेरे घर में तो वो चीजें नहीं थी जो तूने यहाँ आके देखी है, तुम्हारे पास तो ये कपड़े या ये घर नहीं था, तूने यहाँ आके देखा है। तो ज्यादातर जो टॉन्टिंग होता है वो महिला को महिला द्वारा होता है। तो मैं हमेशा वही करती हूँ कि मैं अपनी कोई भी लेडी हो, अगर किसी ने भी मुझे अप्रोच किया तो कभी ना नहीं मिलेगा। मैं हर लेडी को बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को प्यार करती हूँ तो मुझे दूसरी लेडी को भी प्यार करना चाहिए। मेरा एक सिंपल मोटिव है, उसमें ना ईर्ष्या आती है, ना कभी जेलसी आती है, ना कुछ होती है। अगर कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना है अगले लेवल पे जाके, चाहे मेरी कलीग्स हो, कंपटीटर हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये सब करने की वजह से हमें यही मिलता है, हौसला अफजाई करते हैं कि आप भी इसी तरह करो। किसी लेडी को अगर आप सुन भी लेते हो तो वो सबसे अच्छी बात है कि उसकी दुख थोड़ा कम होगा। अगर हम ही इतने कॉन्शियस होके देखेंगे, अच्छा उसने तो ऐसा पहना था, वो ठीक नहीं था, अच्छा हल्की सी चीज पहनी थी, ये नहीं होता। कपड़े से ब्रांडिंग नहीं होती। आप कैसा सोचते हो, थॉट प्रोसेस कैसा है आपका, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। जैसा थॉट प्रोसेस होगा वैसे लोग होते हैं, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागपाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार जी, छवि मैम नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं मिस्टर। हाँ, बड़ा अच्छा लगा सुन के मैम को। हाँ, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। मेरे को ये मुद्दा जो हमने इसलिए लिया कि डिवोर्स आज भी एक स्टिग्मा है जी। हाँ, और एक आज भी एक स्टिग्मा है, और ज्यादातर औरतों के लिए। तो किस तरह से उनको हम हेल्प कर पाए एज अ फोरम, हमारा ये जो रीजन है इसको रखने का यही है कि किस तरह से आप, जो सोनल एक लॉयर है, आपके पास बहुत सारी महिला आती हैं और उनकी मानसिक स्थिति कैसे रहती है उस टाइम, उस बारे में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस तरह से हम इस तरह करें कि जब मानसिक स्थिति को किस तरह से हम स्टेबल रखें, जो महिलाएं इतना बड़ा स्टेप लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए। तो चलते हैं। हमारा जो पहला जो सवाल है वो ये है कि जब औरतें ये सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सोनल ये आपके लिए है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और अब मैं आगे क्या करूंगी, इस बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से आप उनको काउंसिल करती हैं और आपने क्या क्या देखा है कि कैसे, क्या उनको दिक्कतें आती हैं मेंटली, वो कितनी अनस्टेबल हो जाती हैं, और क्या ऐसे उपाय हो कि जिस तरह से आप और हम सब महिलाएं उनको सपोर्ट कर पाए। जब भी कोई भी रिलेशनशिप में अगर छवि जी प्रॉब्लम होती है तो वही होता है कि जब आपने 5 साल 10 साल, कई बार ऐसा होता है कि 21 इयर्स भी अगर आपने गुजार दिए, उसके बाद जब आपको मालूम पड़ता है कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसको कहीं और जाना है, वो डिवोर्स मांग रहा है, या फिर आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और उसको बोलता है कि मुझे आपको छोड़ देना है, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है, जब वो सिचुएशंस होती है, अगर बीइंग अ लेडी अगर आप उसको समझेंगे तो उसकी मेंटली कंडीशन इतनी खराब होती है, जब वो आती है मतलब वो टूट चुकी होती है। इट्स नॉट अ जोक कि आप जिंदगी का, अगर आपने मेरे से आधा घंटा बात कर लिया होगा तो आप प्यार से बात करते हो, इतना जुड़ जाते हैं हम लोग कभी भी। तो अगर वो जिस लेडी ने पूरा घर समझा, हालांकि कभी भी लड़की को अपना घर तो मिलता नहीं है, मायके में रहती है तो बोलते ससुराल है, ससुराल वाले बोलते तेरा कोई घर ही नहीं, तू निकल जा। तो इस सब सिचुएशन में सब वो कश्मकश में होती है और बाद में बच्चे भी होते हैं। तो जब वो लेडी जब आती है तब वो बोलती है मेरे को मेंटली है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मतलब उसने ना अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट किया हो, ना फिर उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया हो, ना उसने कुछ अच्छा किया हो। मेंटली वो एकदम बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर सबकी सेवा करने के लिए एक नौकरानी बकायदा छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहती हूँ स्त्री पुरुष दोनों को सेम काम करना चाहिए। अगर घर में आपको अगर इक्वालिटी की बात, मैंने तो शुरू कर दी, मुझे इक्वालिटी चाहिए कि भैया आप खुद ही, मैं भी किचन में जाती हूँ तो आप भी जाओ, ये जरूरी है। अब इस सिचुएशन में जब लेडी आती है तब वो इतनी टूट चुकी होती है कि उसको कंधा देना, समझाना, और वो बेचारी मायके ही जाएगी छवि जी जब प्रॉब्लम होगा। मायके वाले भी रेडी होते हैं, वहां पे एक बहुत अच्छी भाभी होती है, अगर थोड़े दिन तो अच्छी रहेगी, बाद में बोलेगी अच्छा अब तो ये भी खर्चा आ गया, वकील रखना पड़ेगा, अब तो पैसे देने पड़ेंगे, अब ये कब जाएंगे, अच्छा उनके बच्चे भी आ गए। ये जो मेंटली जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है तब ये लेडी मेरे पास आती है। हम लोग बकायदा, मेरे से जितना होता है मैं केसेस तो करवाती हूँ, पर मैं उसको ज्यादातर मेरी एडवाइस ये रहती है कि 3 चीजें हमेशा लाइफ में ध्यान रखो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मेंटली इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा, और फिजिकल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मतलब अपने आप खुद अकेले सब कुछ करो,
अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो, अगर आप फाइनेंशियली सब कुछ मजबूत हो तो आप अकेले आराम से जी सकते हो, मेंटली मजबूत हो फिर भी रह सकते हो। कई बार काफी लड़कियां मैंने देखी, मैं सेलिब्रिटीज के केसेस भी काफी लड़ती हूँ, अच्छा मुझे मेरा भाई छोड़ जाएगा, मेरे पापा छोड़ जाएंगे, कोर्ट में मैं अकेली नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हो गया, अपने पैर से चल के नहीं आ सकते क्या आप? इतना तो सब कुछ आपने कर लिया, इतना तो झेल लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मेंटली उनको एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ, फिर उनके हिसाब से, चाहे पढ़ी लिखी ना हो, चाहे गृह उद्योग कर ले, घर का कुछ काम कर ले, पर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर करवाती हूँ। मतलब मेरी मेरी जो औरतें हैं वो भिखारी नहीं है, हम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में भीख नहीं मांग रहे। हमारी आपकी ड्यूटी है, आपको हमने 10 साल दिए, अगर आप घर में मेड भी रखते हो तो भी 12-15 हजार रुपए महीने में आपको मिलता है। अगर वो लेडी ने आपको घर पे काम दिया, वो सरोगसी मदर तो रखी नहीं थी आपने, बच्चे भी पैदा करवा लिए आपने। तो ये जो चीजें होती है मैं उनको सब कुछ समझाती हूँ और मेंटली स्ट्रांग करती हूँ। कोर्ट में शुरू में छवि जी 2-3 बार ऐसा होता है कि जब आती है, फिर चौथे 5वीं बार तो मेंटली मेरे से मिलके मेरा ओरा ही ऐसा स्ट्रांग कर देती हूँ, कोर्ट में आंसर भी देती है, बोलती हूँ दिल से जो अच्छा लगे, इतना सेंसिटाइज करती हूँ। मैं खुद सेंसिटाइज हूँ, हर किसी के केस में सोनल जोशी जिंदा है। मैं अपने आप को देखती हूँ, हर विक्टिम को मैं अपने आप में जीती हूँ। तब जाके भी मैं बाय प्रोफेशन में एक्चुअली एडवोकेट नाम से हूँ, मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट की तरह जीती हूँ कि मुझे चाहिए कि ये औरत को मैं जीना सिखा दूं। केस जीतना ना जीतना, वो केस लड़ना, अरे परे मार, तेरे पैसे मुझे चाहिए भी नहीं, साला भीख मांगी तू अपने पास, मैं इतनी कमाऊंगी, तेरे सामने दिखाऊंगी कि मैंने देखो इतने कम समय में कितना कर दिया। तो मुझे मेरी औरतें सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए और जो हो गया उसको भूल जाए। पास्ट को भूलना बहुत इम्पॉसिबल होता है, लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ, तो सोनल आपने बोला कि 3 चीजों के साथ आप हेल्प करती हैं। सबसे पहले कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखें और मेंटली स्ट्रांग रहें और अपने आप से प्यार करें और प्यार करें अपने आप से, जिस भी स्थिति में वो है, उस स्थिति के अगेंस्ट ना जाके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों को डिलीट कर दिया जाए और अब ये देखें कि आगे कैसे बढ़ना है। जो सोनल से हमें सीखने को मिला बहुत ही क्लियर है, जो हो चुका है वो पास्ट में है, अब हम नाउ में जी रहे हैं कि आगे हम किस तरह से अपना मेंटेनेंस मांगे जो हमारा हक है, जैसे कि सोनल ने एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ अपने आप को मेंटली, फिजिकली और खास करके जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। तो इस तरह से हम सारी महिलाएं आगे बढ़े और कभी भी तकलीफ हो तो हमने बोला हुआ है कि आप c.hemant@chaviheman.com पे जरूर ईमेल लिखें। हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपकी सारी ईमेल्स का जवाब दिया जाए। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। जी और आपने सोनल जी को सुना जो एक लॉयर भी रह चुकी हैं, तो इस तरह से, बिकॉज ये जो बातें बता रहे हैं वो वाकई में होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है। हम लोग तो शहर में रहते हैं, ज्यादा हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बहुत सही बोला उन्हें कि महिलाओं का क्वारंटीन हुआ है। महिलाओं का सिर्फ क्वारंटाइन लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका क्वारंटाइन हुआ है, साल 2 साल से वो घर से बाहर नहीं निकली है। पुराने समय में, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रही हूँ, 1970s और 80s की बात कर रही हूँ, तब काफी सारी महिलाएं डॉक्टर के पास जाती थी, ये नहीं कि वो बीमार है, बट बीमार हो जाए इस स्थिति से कम उन्हें घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा। दूसरा ये भी देखा गया है कि कई बार मंदिर जाना है या गिरजा जाना है, वो भी एक आउटलेट था महिला के लिए, एक कि मैं किस तरह से घर से बाहर निकल पाऊं, क्योंकि इस तरह के, तो किस तरह से हम अपनी महिलाओं का क्वारंटीन खत्म करें और क्वारंटीन इस तरह से हो कि भाई मेंटल हेल्थ किस तरह से उनको इतना प्रेरित करे कि वो अपना स्टैंड ले पाए। तो एक तो मेरा सवाल है, दूसरा मेरा जो सवाल है कि तलाक के टाइम पे इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो खुद को कैसे तैयार किया जाए, ये मेरा आपसे है कि कैसे हम अपने आप को हील करें और एक्सेप्ट करें कि यस वी हैव टेकन अ डिसीजन ऑफ गोइंग फॉर अ डिवोर्स, चाहे हमने खुद लिया हो चाहे हमारे हस्बैंड ने बोला हो, आइदर वे, पर हील तो हमें अपने आप करना है। थैंक यू छवि जी, एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत शुक्रिया सोनल जी का कि कितने जोश के साथ और होश के साथ आप ये जागृति समाज में प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, और ये केवल जरूरी नहीं अनिवार्य है, जरूरी तो है क्योंकि हर परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है, एक मदर का, एक स्पाउस का, एक बेटी का हक समझना, अधिकार समझना। और एक मनोचिकित्सक होने के नाते शायद मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ।
बस यही है कि एक कंस्ट्रक्शन जो होता है, एक अनुवाद जो एक रिश्ते का होता है, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति में इतनी गहराई से जमी हुई बातें हैं कि कोशिश हमेशा, जो हम रेजिलियंस को कहते हैं ना, कि हमारी मन की इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रांग है। खासकर मैं इसमें कोई जेंडर इशू नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मनोचिकित्सा के प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं इस बात से, छवि भी जानती हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि फीमेल जेंडर का जो एक पेशेंस और टॉलरेंस है वो कई गुना ज्यादा है। और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये अनजाने में सदियों की शिक्षा जो बिना किताबों के, बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के हमारे सभ्यता में सिखा के गई है। रोजाना के पहलुओं में जब ये गतिविधियां बदली, हाल ही में जब ह्यूमन राइट्स का मूवमेंट आया, आप तो जानती हैं हमारे देश में भी NHRC भी है, तो ये इशू इस वक्त बच्चों की किताबों में भी मैंने पढ़ा और आप भी पढ़े होंगे कि स्कूल की किताबों में भी जेंडर अधिकार जो है वो इस वक्त विमेन राइट से उतना ज्यादा लिंक नहीं है जितना ह्यूमन राइट से है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सबसे पहले तो संविधान के अनुसार पे भी हर इंसान, वो आदमी हो या औरत हो, पहले तो एक उसको इंसान होने का अधिकार दें, तभी तो जेंडर इश्यूज बदलेंगे ना। नहीं तो हम प्रथाएं तो वही सती के टाइम की और डॉरी की टाइम की अभी तक लड़ते आ रहे हैं। और देश भर में आप जानती हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि चाइल्ड मैरिजेस अभी कहाँ खत्म हुई हैं। मतलब 12 साल 13 साल की लड़कियों को विवाहित कर देते हैं कई जगहों में। तो ये पीड़ाएं हमारे जड़ों में हैं। लेकिन जो आपने उदाहरण दिए, अब महानगर में बैठ के जो मेरे पास, हमारे जैसे फ्रेटर्निटी के पास जो कपल्स आते हैं, और या फिर औरतें अपने आप टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आती हैं, जैसे आपके पास आती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 15 साल में मैंने नोट किया है कि टेलीफोन आता है कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ भाई आप कौन है? ये 26 साल की हैं, 32 साल की हैं, 5 साल शादी को हो गए, 6 साल शादी को, खुद अपॉइंटमेंट लेके अकेले आना चाहते हैं। कितना अच्छा प्रोग्रेस है ये। मतलब आप जो कह रहे थे ना कि छवि जी के मंदिर जाना और बाहर निकलना, गिरजे तक जाना, यहाँ तक के एक लॉयर से या मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत, कितना बड़ा प्रोग्रेस है हमारे देश का। मैं तो समझता हूँ यही बहुत बड़ा कदम है कि वो अपने मन की बात एक सोनल जी से या हमारे जैसे चिकित्सकों के साथ मिलकर बैठकर, साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर बैठकर अपने अधिकार से डिस्कस करना चाहती हैं। सबसे पहला ये धीरे धीरे, बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रहा है। और शायद अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक आ रही है, मैंने छवि जी से रिक्वेस्ट किया है कि इसी विषय पर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ कन्वेइंग इमोशंस जो है, उसका अधिकार तो कम से कम हम संपूर्णता से दे दें पहले, तभी तो वो केस सॉल्व होगा। वो भले उनके अपने फेवर में हो या दोनों हस्बैंड वाइफ के बेहतर रिलेशनशिप के लिए क्यों ना हो। आप भी मानेंगी सोनल जी के सबसे पहले कदम हमारा और आपका हमेशा यही होता है कि चलो भाई रिश्ता कायम रहे, बना रहे। लेकिन जब नौबत ऐसी आ गई है ना, आप मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर ही हम पहले ध्यान देते हैं। पहले तो हम ध्यान देते हैं कि भाई जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे। लेकिन जब बात मुसीबत ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं कोई बात मिलती ही नहीं है। और देखिए आज हमारे पिछले 10 दिन पहले ही वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था। अब कहा जाता है कि जहां तक अवसाद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, 6 से 7 गुना ज्यादा औरतों में होता है, लेकिन सुसाइड ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे देश में अगर सुसाइड मेल फीमेल की बराबर आंकड़े हैं और अगर डिप्रेशन 6-7 गुना ज्यादा है औरतों में, इसका मतलब झेलने की कैपेसिटी औरतों में बहुत ज्यादा है। वो ऐसा कदम अक्सर नहीं उठाती हैं कि चलो भाई अपने आप का आत्महत्या कर लिया। लेकिन सहन शक्ति कब तक, क्यों, यही आपका सवाल है ना। सहन शक्ति किसके लिए? और अगर अपना अधिकार है, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है, तो फिर रास्ता अपना चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। ये लॉ बड़ा अच्छा है और ये सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी एक इगैलिटेरियन, एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए भी जरूरी है कि हम केवल वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से ना चलें कि भाई वो जो 6 साल लगते हैं एक विवाहित जीवन को मजबूत बनाने में, वो 6 दिन में खत्म हो जाए, है ना। तो वो आप भी चाहते होंगे कि बना रहे, लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी बन जाती हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम पे ही
हमने भी, मेरे को याद आ रहे हैं 5-6 केसेस जहाँ पे घर में बैठ के एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हैविंग टू मच ऑफ ईच अदर, हैविंग टू मच ऑफ ईच अदर। तो ये चीजें भी एक आने वाले परिस्थितियों में सोचने के लायक है, इसलिए ये आज डिस्कशन हो रहा है। ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम और आपको ही जो बैलेंस्ड ओपिनियन देने का शायद तजुर्बा है, हो सकता है हम दे पाएं, क्योंकि इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हम एक दूरदर्शिता से बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो आने वाले जनरेशन अपने रिश्ते बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, जो आज बच्चे स्कूल और कॉलेज में हैं, उनकी बातें कैसी हों कि वो कम से कम सब्र, सहन और संचार, मैं समझता हूँ ये 3 बातें हैं, पेशेंस, टॉलरेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कहीं ना कहीं कुछ गुण तो बनाएं। हम 100% मैं मानता हूं, मैं तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे कोई लड़की अपना डिसीजन लेना चाह रही है अलग होने का, मैं सबसे पहले दोनों फैमिलीज के कोई ना कोई एक प्रतिनिधि को जरूर बुलाता हूं, क्योंकि कहानी पूरी कहां होगी जब तक हम दूसरे पार्टी का भी पूरा ना सुनेंगे, जैसे आप भी देखते होंगे, तब पता लगता है कि इनकी आवाज, इनके जज्बात सुनने को कोई नहीं है। ये फैसला तो बात का है कि वो सही है या गलत है। सबसे पहले मेरा सुझाव यही है कि जो इंसान के अपने मन की बात है, जो उसका विवरण है, उसकी भूमिका जो है, जो जज्बा जो है, उसके जरिए, उसके प्लेटफॉर्म, इमेंस अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। हमारे देश में कमीशंस हैं, कमीशन फॉर विमेन है, और आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, DLSA है, नलशा है, आप जानती हैं। लेकिन इसके अलावा एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसा छवि जी सोच रही हैं आगे और निर्माण करने के लिए, आई फील जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं या संस्थाएं जैसे सोनल जी चलाती हैं, छवि जैसे के लोग भी बहुत सारे हमें हजारों में चाहिए जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हो, जहाँ पे विमेन इन डिस्ट्रेस, विमेन इन डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रेस को कहीं ना कहीं एक इजहार करने के लिए, एक समझने के लिए भी संस्थाएं होनी चाहिए। बहुत कम है इस वक्त। हम खाली हेल्पलाइन पे क्या सुविधा दे पाएंगे, कितनी दे पाएंगे, और हेल्पलाइन पे कोई कितना सुन लेगा हमें? तो वो सरकार को भी फंडिंग देनी होगी, उसकी सरकार को भी ऐसे संस्थाएं जो इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं जैसे छवि जी हैं, उनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक थिंकिंग, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक हीलिंग हमें फीमेल्स को भी देनी होगी, और इतनी जरूर देनी होगी कि कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंशियलिटी में उनकी बात भी तो सुने। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भले वो मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, हर जगह से उनको अपनी बात को दबाना पड़ जाता है कि भाई अब शादी हो गई, अब हमारे से हम क्या सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए, अब जो ससुराल में हो रहा है तुम अपने अपने रास्ते ढूंढो। कम से कम मैंने 50 केस ऐसे देखे होंगे जहां मायके वाले भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जहां पे लड़की को जरूरत है उनकी संकट के मोमेंट में। हाँ, आशरा जरूर मिलता है, आशियाना जरूर मिल जाता है, लेकिन हमें जज्बाती सपोर्ट चाहिए ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो हो सकता है कई बार अगर मिल जाए और बात करने की, विवाद करने की, विचार विमर्श करने की शक्ति उसमें आ जाए और वक्त ले लिया जाए, तो कई बार डाइवोर्स होते भी नहीं है। बात अपने आप में सरलता से धीरे धीरे सुलझा जी जाती है, परिवर्तन दोनों में आ जाता है। टाइम लगता है, लेकिन रास्ता चुनने का अधिकार लड़की को पूरा है और होना चाहिए कानूनी तौर से, सामाजिक तौर से। मैं तो इस बात से सहमत हूँ। फिलहाल मेरा इतना ही। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मेरा, सोनल आप थोड़ा आधा तो जवाब आप दे चुकी है, लेकिन फिर भी अब किस तरह से सिखाया जाए इन औरतों को कि वो खुश रहें ड्यूरिंग, बिकॉज इस समय जब वो सिचुएशन ऐसी आती है तो आप और मैं जितना भी समझे फिर भी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो जिसके ऊपर बीत रही है उसी को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं जो है पूरा खुल के सच नहीं बता पाती हैं या एम्बैरेस्ड होती हैं। yes. ऐसे भी देखा गया है कि जैसे शादी जो है मंदिर में हो गई, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और फिर उसके बाद सोचा गया कि अच्छा अब डिवोर्स कैसे लिया जाए। तो किस तरह से ऐसे वो आगे आए कि जब आपको हर तरह से आप पीड़ित हो रहे हो तो किस तरह से आप आगे बढ़े और कैसे खुश रहने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आपकी शादी हुई है, आपके कहीं पे फेरे हुए हैं, अगर फेरे हुए हैं या फिर जो भी प्रोसीजर होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तौर पे ही,
तो अगर वो मैरिज हुई है, वो सर्टिफिकेट होना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर पहले कौन से सर्टिफिकेट थे, हमारे माँ बाप के जमाने में कौन सी तारीख को शादी हुई वो भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो को जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो यही देखता है कि शादी हुई है, वो होना इम्पोर्टेंट है। लड़की का एफिडेविट होना वो भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए। फोटोग्राफ से लोग 2 विटनेस होते हैं, मंदिर का पुजारी होता है। अभी तो लॉ काफी चेंज हुए, इसलिए हर जगह पे रजिस्ट्री में भी ये सब चीजें मांगी जाती है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। सो टेंशन नहीं करनी। सबसे पहली बात ये होती है कि मेंटली अपसेट होना। तो मेंटली के लिए लोग ऐसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, काउंसलर्स के पास नहीं जाते। मैं भी काउंसलर्स हूँ, पर अगर ज्यादातर कई चीजें हम हैंडल नहीं कर पाते तो हमें साइकाट्रिस्ट हमारी खुद की टीम में है ही है। हम लोग कांटेक्ट करते ही है उनका, 2-4 लोगों के नंबर रखते हैं कि जो अच्छी साइकोलॉजिस्ट हो, जो अच्छी तरह उनको समझे, क्योंकि कई बार हमारे से भी आगे बात बढ़ गई होती है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि आप पागल हो तभी जा सकते हो, ये सब ये टैबू है। मैं बार टीवी पे भी बोलती हूँ कि हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट पुलिस स्टेशन में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप महिला ऑफिसर रखते हो तो हर जगह पे एक साइकोलॉजिस्ट को भी रखो, क्योंकि अगर आप वो रखोगे तब समझोगे कि वो लड़की जिसके ऊपर ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, शादी की थी, इसके लिए तो शादी नहीं की थी, बच्चों को छोड़ना है। अगर कई बार 2 बच्चे होते हैं, छवि जी तो बोलते हैं कि इसको बांट दो, एक ये रखेगा, ये तो कोई सामान थोड़ी चीज है कि आप एक बड़ा ये रखेंगे, छोटा। मैंने काफी चीजें, ये सब चीजें मैं 20 साल से देखती आ रही हूँ। पहली बात यह है कि बहुत डिफिकल्ट है बोलना, मेरा भाषण देना या बोल देना, पर मैं ये बात जरूर बोलूंगी और हमेशा हाथ जोड़ के नम्र विनती करूंगी, अगर आपको मेंटली तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। जब आपको जितनी भी बजाई है, जैसे कि आपके ससुराल वालों ने आपकी बजाई है, आपके हस्बैंड ने आपकी बजाई है, आपको छोड़ दिया, आधे रास्ते लगे, 18 साल बाद छोड़ दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, घूम रहा है, टॉर्चरिंग कर रहा है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। अगर आप मेंटली वीक होंगे, आप कूदने चले गए, मरने चले गए, मरने से क्या, वो तो यही चाहते हैं कि आप मर जाओ। बाप के मरने से फर्क किसको पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा, अपने आप को पड़ेगा। भगवान ने खूबसूरत जिंदगी दी है, उसको बहुत अच्छी तरह जीना चाहिए। अगर आप जियोगे नहीं, जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ आप लड़ो, पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं, छवि जी की सिर्फ कोर्ट में केस डाला, मतलब पढ़ के वकील से भी ज्यादा जोश से उनके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग कि चलो हमें तो लड़ना है, पर लड़ना है वो साइड पे। आपका करियर भी इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, आपको घर भी देखना है। तो मल्टीटास्किंग जो वुमेन्स है, जैसे कि कोई भी आप पिक्चर्स देखोगे तो 10-15 हाथ दिखा देते हैं कि वुमेन्स के हाथ में जैसे दुर्गा माँ के होते हैं, तो हम कर सकते हैं, तो हमें वो करना है। मेंटली स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने आप को देखना है। यहाँ पे सोनल जी सॉरी, मैं अपने ज्ञान के लिए भी चाहूंगा और आई एम श्योर जो व्यूअर्स आपकी इतनी बेहतरीन बात को भी जानना चाहेंगे। जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, अभी क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी नहीं होता है क्या? अभी कंपलसरी है। अभी तो जो जिस तरह की प्रोसीड कंपलसरी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रॉब्लम है। हाँ, कि अच्छा। क्योंकि वो कलेक्टर में जाना पड़ता है, अगर हिंदू मुस्लिम हो तो वो नाम अंडर द नॉर्मल, जैसे हिंदू मैरिजेस एक्ट में, बिकॉज आपने जो बात उठाई है ना, ये बड़ी गंभीर बात है मानसिकता के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जो अब जैसे खाली फेरे हो गए। इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो बनवाए। काफी लोग अभी भी शादियां करते हैं समाज के तौर पे, वो सर्टिफिकेट नहीं बनाते, लगन के मतलब फोटोग्राफ्स हो गए, वही इम्पोर्टेंट है। कंकोत्री कार्ड मांगते, जो मैरिज कार्ड होता है वो कार्ड होता है, तो अगर कार्ड डाल दिया, अगर कभी भी केसेस में हम भी आज भी लेकिन जैसे इनहेरिटेंस की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, उसके लिए फिर लीगल मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। अभी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है या फिर आपका इलेक्शन कार्ड है, अगर आप बकायदा जब लड़की ससुराल में आती है तो उनका एड्रेस पे हर चीज बनती है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती, वो पीछे नाम लग जाता है। वो एफिडेविट केकेपी, अगर मेरे मदर फादर की बात करें, उनके पास कौन सा वो इलेक्शन कार्ड बनता उनका, इनकी वाइफ है, तो वो हो जाता है। ऐसी बात नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लोग अभी ज्यादातर इतने इंटेलिजेंस है लोगों में, अभी अवेयरनेस ज्यादा है, तो अवेयरनेस की वजह से वो लोग अभी करते हैं, तो ये चीज है अभी। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं,
ये हमारी सिचुएशन है, तो हम खुद को किस तरह से मजबूत रखें? मेंटली स्ट्रांग होना है, ठीक है, हम योगा ट्राई कर सकते हैं, तो क्या ऐसी 2 या 3 चीजें बताएं जो महिला एज अ हैबिट डेवलप करे, स्पेसिफिकली ये टाइम पीरियड जो 3 महीने का नहीं, अक्सर 2 या 2.5 साल का हो जाता है, बिकॉज डिवोर्स मिलना भी कोई आसान नहीं है। तो अलग अलग केस हो जाते हैं, मेंटेनेंस का केस अलग होता है, डिवोर्स का केस अलग होता है, तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, वो जो पूरा 2-2.5 साल का टाइम है उस टाइम में? देखिए, एक प्रोसेस जो डिवोर्स का होता है बहुत लंबा खींचता है। इसमें इंसान का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, उसके ऊपर बहुत गंभीर और ग्रेव चैलेंज आता है। जितने भी लोग मैं मिला हूँ, और खासकर लेडीज में जो हमने देखा है, एक सबसे बड़ा ट्रॉमा, जैसे सोनल जी बता रही हैं, कि अपने वर्तमान लाइफ के साथ समझौता करना जो होता है, अपने अपनों के साथ, खासकर जो अपने ही फैमिली मेंबर्स हैं, अपने ब्रदर सिस्टर, माता पिता जो हैं, या क्लोज फ्रेंड्स हैं, वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी कई गर्ल्स जाने से थोड़ा कतराती हैं कि भाई लोग पूछते जाएंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि आसपास के लोग केवल सहानुभूति दिखाते हैं। और जैसा आपने ठीक कहा इस डिस्कशन में, उस वक्त सहानुभूति की उतनी जरूरत नहीं होती है जितनी संवेदना की होती है। तो वी पीपल स्टार्ट कंफ्यूजिंग सिंपैथी विद एम्पैथी एंड वाइस वर्सा। सोचते हैं कि भला हो जाएगा इंसान का, 2 बार पूछ लो कितना मुश्किल पड़ रहा होगा, कैसा बेचारे तुम्हारी जिंदगी में कैसा हुआ। ये नहीं चाहिए उनको, ये नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि बेचारा कोई भी नहीं बनना चाहता। तो एज अ समाज ये जो हमारी हमेशा सोचना कि हाय वो बेचारा, ना तो कोई औरत बेचारी है और ना ही कोई जो है बेचारा होना चाहता है। तो अगर हम उस तरह से अपना माइंडसेट को चेंज करें एज अ समाज, हमारे मैं यही कह रहा हूँ कि जहां पर सहानुभूति, मर्सी और बेचारापन कंट्रीब्यूट करने वाले लोग दिखाई देते हैं, मेरा आश्वासन उस व्यक्ति को यह है कि वहां से हट जाओ। क्योंकि वो लोग जो आपके साथ सहानुभूति या मर्सी या बेचारापन दिखा रहे हैं, वो ही आपको बेबस कर देते हैं। और बेबसी ही सबसे बड़ी बीमारी है, डिप्रेशन नहीं है, उदासीनता या एक अपने आप से हीनता की बीमारी नहीं है। जो बेबस हो जाता है इंसान अपने इस दौर से गुजरता हुआ। अब ये तो बात हो ही गई है कि साक्षरता, इकोनॉमिकल अपनी इंडिपेंडेंस और एजुकेशन, मैं समझता हूँ शिक्षा और साक्षरता, आर्थिक और पाठ्यक्रम वाली सबसे बड़ी दौलत है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। आज तो ये चैलेंज है, कोविड-19 के बाद तो शायद लोग और रियलाइज कर रहे हैं, आने वाले 50 साल तक ये सबक सीख लिया है कि हर इंसान, यहाँ तक के बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो लड़कियां, तो जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात होती है, वो ऐसे ही नहीं बनाई है सरकार ने। और जो स्कीम्स हैं लड़कियों के लिए, वो इसीलिए तो हैं कि अपने 2 पैरों पर जिंदगी भर खड़े रहें। जितना इंसान दूसरे को किसी विवाहित जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जितना इंसान एक दूसरे को बेबस कर देता है, वहीं पर डिवोर्स उतना ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। और वो ट्रॉमेटिक कम होगा जब इंसान अपने सेल्फ सफिशिएंसी को, अपनी आत्मीयता को, अपनी आत्मविश्वास को शिक्षा और साक्षरता का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस सिचुएशन से डील करे। मानसिक तनाव और मानसिक रोगी बनने में ज्यादा फर्क नहीं है। मानसिक तनाव झेलना और मानसिक रोगी बनने में दिन ज्यादा नहीं लगते हैं, और ज्यादा टाइम के अलावा इंटेंसिटी भी नहीं लगती है। इसीलिए जहां लगा कि जो डिस्ट्रेस है, जो डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप का, कोशिशों के बावजूद भी, विवाद के बावजूद भी, घर वालों को इन्वॉल्व करने के बावजूद भी, सोनल जी जैसे सोशल सपोर्ट सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करने के बावजूद भी अगर बात नहीं बन रही है, तब तो बेहतर है कि अपने पैरों पे खड़े होने की दुनिया का सकारात्मक तरीके से निर्माण किया जाए। और उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मिनिमम चीजें जो रोजाना जिंदगी की हैं, अपने बल पे खड़े होने का प्रयास करें, जिसकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए। मैं तो हमारे साइकोलॉजिस्ट को भी कहता हूं, तमाम जो लोग हैं जो लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कि डिप्रेशन का क्या इलाज होगा, उदासीनता या मानसिक बीमारी का क्या इलाज होगा, जब तक साक्षरता और अपने पैरों पे खड़े होने की सबसे पहले हिम्मत हम नहीं देंगे। इंसान अपने उदासीनता को या बेबसी को कैसे छोड़ पाएगा जब उसको एक समय खाने के लिए, अपने रहने सहने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा।
भले जैसा भी काम हो, डिग्निटी ऑफ लेबर जैसा भी हो मिलेगा। आप और कुछ नहीं तो 1 साल का डिप्लोमा करके टीचर बन जाइए, आप डॉक्टर के साथ काम करिए, आप किसी संस्था में काम करिए, एनजीओ चलाइए, सोनल जी जैसे हमारे सोशल लीडर्स हैं उनके साथ जुड़ जाइए। तो ये एनकरेजमेंट समाज को देनी बहुत जरूरी है कि हर लड़का हर लड़की किसी भी परिस्थिति में हो। यहाँ तो ज्यादातर डिवोर्स इन विमेन की बात हो रही है। सबसे पहले प्रोत्साहन मानसिकता का जो दबाव है, प्रेशर है, बेबसी जो है, उसको हटाना है हमने। वो मानसिकता को अपने पैरों पे खड़े होने का तमाम रूप से साक्षरता देने का प्रयास हो। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रोसीजर ट्रॉमेटिक होगा। अगर डिवोर्स होना है तो वो होगा ही, लेकिन वो प्रोसीजर ही ट्रॉमेटिक इतना हो जाता है कि उनको एंटी डिप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं, एंटी एंजाइटी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मैं पढ़े लिखे समाज की बात कह रहा हूँ, महानगरों में जो यंग लेडीज हैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्यों दवाओं पे जीवित रहें, क्यों सपोर्ट सिस्टम पर ही निर्भर करें। इसलिए अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने की शक्ति संस्थाओं से और एनजीओ से मिलनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आत्मता और आत्मविश्वास पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए यही सबसे बड़ा पहला कदम है। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर नागपाल। तो डॉक्टर नागपाल ने जो बताया, ये मेरी सब महिलाओं से और सब माओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएं। अगर उसने 10वीं भी नहीं करी हुई तो आगे जाकर वो क्या करेगी, बिकॉज उसको सिर्फ घर नहीं संभालना, उसको सबसे पहले अपने आप को संभालना है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बात ये नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो औरतें काम नहीं कर रही हैं वो किसी तरह से हीन है या हम लोगों से कम है। उनकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी है। हम आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि आप सिर्फ हाउस पे सपोर्ट कर रही हैं, बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करें तो वो घर ही नहीं चलेगा। आप ये मान के रहिए, कोशिश करिए कि आप जरूर किसी ना किसी तरह से बाहर जाके थोड़ा बहुत कमा सकें। जो वो 250 रुपए या 500 रुपए आपकी खुद की कमाई होगी, उससे आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो खासकर औरतों को बहुत इनकरेज करती हैं, जैसे कि टपरवेयर, वेस्टीज, ओरिफ्लेम। तो इनको ज्वाइन करिए और उनसे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप कमाएंगे कितना इसकी तो कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात। जब आप शादीशुदा हैं उसके साथ साथ भी जरूर करिए। उसका कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, तो आपको अपने परिवार पे 1 रुपया भी नहीं लेना है। आपको फोन पर बात करके किसी ना किसी तरह से जुड़ना है। शीरोज करके एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और वो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकते हैं कि किस तरह से आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपना बात ये नहीं है कि आप अपने आप को 10,000 कमा रही है या 5,000 कमा रही है। आप अगर 250 रुपए भी कमा रही हैं 1 महीने के अंदर, तो वो भी एक फर्स्ट स्टेप है। तो हमें नाउ प्रेजेंट में रहकर फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल सोनल आपके साथ है। रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने में समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। तो किस तरह से क्या बदलाव लाया जाए कि हम शादी के जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए, और किस तरह से मानसिक स्थिति जो है दोनों की, लड़के की भी और लड़की की भी, कैसे हम उसको इतना प्रोत्साहन दें कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए, और समाज इस तरह से ऐसे क्या चीजें करे उसके बारे में जरा हमें बताइए। एक बात तो ये है छवि जी कि पहले अगर हम देखते थे तो इतना डिवोर्स रेशियो नहीं था, क्योंकि कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स अभी इतने ज्यादा केस पेंडिंग भी है और कोर्ट्स बनाने भी पड़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट की पहले इतनी जरूरत नहीं थी, अभी ज्यादातर सबसे ज्यादा भीड़ क्रिमिनल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स में देखने को मिलती है। तो लोग अभी रिश्ते से उब जाते हैं। मतलब पेशेंस लेवल, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि बच्चों को पेशेंस सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे पहले से ही हाइपर हो गए। आज का जो आईटी का युग है, ज्यादातर गेम्स खेलना, अभी बच्चे छोटे तब से अगर आप ट्राई करोगे, आप बोलोगे 2 मिनट रुक जा बेटा, तो 2 मिनट वो रुकेगा नहीं। एक जगह पे, सही जगह पे वो खड़ा भी नहीं रह पाता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है बच्चा। तो उस हिसाब से भी आप उसी टाइम पे उसको बोलो योग, बच्चों को पहले से योग कराना, शांति से। जो लोकल गेम्स है, जैसे कि हम लोग कंचे खेलते थे, दौड़ने जाते थे, कूदने जाते थे, लंगड़ी खेलते थे, बच्चों की परवरिश वैसे ही होनी चाहिए छवि जी, जो पहले प्राचीन में हम लोग जैसे बड़े हुए हैं। और समझ, रिश्तों की समझ वैसे होनी चाहिए। ज्यादातर अगर देखा जाए तो मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों, अच्छा क्या पढ़े हुए, डॉक्टर हो, अच्छा मैं इंजीनियर हूँ, हम दोनों क्या करेंगे, काम पे जाएंगे। कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज है, ओडी है, लीमो है, हमें ये चाहिए, बड़ा सा घर है, फ्लैट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर करके नाव को भूल जाते हैं।
हमें जो अभी प्रेजेंट में जीना है वो भूल जाते हैं, और हम लोग पीछे दौड़ में किसको दिखाना है। ज्यादातर हम लोग अकेले आए हैं, हमें अकेले ही जाना है, हमने किसी को दिखाने के लिए क्या करना है, हम अपने आप के लिए तैयार नहीं होते। घर में अगर अच्छी डिशेस हो या फिर डिनर सेट भी हो तो हम किसके लिए रखते हैं, गेस्ट आएंगे ना तब यूज करेंगे। नई साड़ी मेरे लिए बाहर जाऊंगी ना तो डालूंगी। अरे यार अपने आप के लिए जरा डाल के जरा घूमो तो सही, पहन के मन किया जरा घूम लो अपने आप। सोनल ये बात बहुत सही बोला। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतना हमेशा तैयार रहती हैं, तो मैं एक्चुअली अपने लिए तैयार होती हूँ। होना चाहिए, इसको शो ऑफ नहीं करना है, बट मुझे खुद अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि मतलब संडे है तो हम कैसे रहे, जैसे हमारा मन करे हम वैसे रहें। तो आप सब महिलाओं के लिए मैं एक बहुत जरूरी बात कह रही हूँ, जब भी आपका दिन खत्म शुरू होता है और जब आप अपने घर के काम से खाली हो जाती हैं, तो प्लीज जब आप तैयार हो लिपस्टिक जरूर यूज करें। आप एक लिपस्टिक यूज करेंगी, आपको इतना बदलाव अपने अंदर आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, ये गारंटेड है। और जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगी तो जरूर बोलिए आई लव माई सेल्फ एंड आई एम द बेस्ट। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स में मैंने अटेंड करी हुई है जहाँ पे मुझे पता है कि सारे मर्द हैं और मेरे को जाके अपना प्रस्ताव रखना है। तो आप यकीन नहीं करेंगी, उस दिन मैं और भी ज्यादा अपनी बेस्ट टू बेस्ट साड़ी निकाल कर ही मैं जाती थी। कई बार जरूर कि मैं अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करूँ। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि बस चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आज हमें किस तरह से अपना जो भी काम है उसको करना है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को संभालेंगी, महिलाओं के लिए खासकर, और हेल्पलाइन पे फोन करिए, सोनल जी को फोन करिए। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल की बहुत बड़ी टीम है और वो एक एनजीओ भी चलाते हैं एक्सप्रेशंस, उसको आप यूज करिए। ये मत कहिए कि भाई पैसे बहुत लेते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप बात कर सकते हैं। तो बिना पैसों के भी सिर्फ फोन पर भी आप बात कर सकती हैं। अगर जूम कॉल आप करना चाहें प्राइवेटली तो उसके लिए भी हमें लिख सकती हैं। हमारे से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो सब वॉलंटरी है और सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो उसी के साथ मैं आज सब आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले संडे को हम फिर मिलेंगे 4 बजे, और तब तक के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए कि हम और कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आप लोगों को और अपने आप को, हम सबको एक दूसरे को सिखाते हैं कि कैसे हमें नाउ में जीना है, आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। उसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सोनल जी, नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लगा।